कैसे हो मेरे दोस्त। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक सिटी का चैप्टर। यार क्या बात कर दी। हाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन हो जाएगा इमेजिन, और बहुत ही ब्यूटीफुली इमेजिन होगा। और अगर इमेजिन कर लिया ना तुमने तो ये चैप्टर तुम्हारे टिप्स में आ जाएगा। बहुतों की प्रॉब्लम है ये चैप्टर, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी तो है। स्पीकिंग जॉक्स, मेरे रहते तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो बस एक गुदगुदी सी जगह पकड़ लो और बैठ जाओ, और मैं तुम्हें सुनाता हूं स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात है 600 बीसी की। नहीं नहीं, वहां तो शुरू नहीं करूंगा। अरे भाई, वो ग्रीक्स वगैरह ने कुछ एम्बर को देख के कुछ वर्ड रख दिया इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आज तक बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। मैं उतनी पुरानी बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैटर क्या होता है। विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो तुम्हें पहले ही पता है कि मैटर है तो उसका मास जरूर होगा, है ना। उसके साथ एक और चीज होती है मैटर में, जिसको बोलते हैं चार्ज। अरे भाई, मैटर है तो किसी ना किसी एटम से तो बना ही होगा, और अगर एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन, जो कि होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें होता है नेगेटिव चार्ज। तुम्हें पता है कितना चार्ज होता है? अरे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्त। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। हाँ कूलम्ब, राइट, अच्छा नाम है ना, कूलम्ब। तो कूलम होती है चार्ज की यूनिट। तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। अबे इतना सा चार्ज। अच्छा ठीक है, बहुत छोटा सा चार्ज है, लेकिन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये निकालना हो तो? हाँ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हो तो तुम ये बोल सकते हो कि चार्ज है क्वांटाइज्ड। अरे बिल्कुल गिन सकते हैं भाई। जब एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम है, तो एक कूलम में निकालने के लिए बस यूनिटरी मेथड लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि Q, जो कि है कूलम का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका सिंबल Q फॉर क्वीन वाला Q इज इक्वल टू Ne। हाँ, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने ये जो नंबर निकाले थे इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो पहली चीज हमने सीखी कि जो चार्ज होता है ये होता है क्वांटाइज्ड। अब जब इसे गिन ही सकते हैं तो सोच रहा था कि क्यों गिन रहे हैं, तो पता चला कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। मतलब और भी होते होंगे, लेकिन मुख्यतः दो तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर के पास थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब थोड़े फ्री होते हैं, जरा जरा घूमने फिरने वाले। और इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ऐसे जकड़ के रखा होता है कि कहीं हिले ही नहीं देता। बड़ा बुरा आदमी है यार। चलो कोई बात नहीं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और इंसुलेटर में मूव नहीं कर सकते, और इसीलिए इंसुलेटर होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना तो समझ में आ ही गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का लेना देना इस इलेक्ट्रॉन से ही है। लेकिन मैंने भी अपना सर खुजाया और मैंने सोचा कि भाई जब ये इंसुलेटर इतने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये कंघी को सर पे रगड़ के और कागज के छोटे 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 टुकड़ों को हम खींच कैसे लेते हैं? भाई कंघी तो प्लास्टिक की बनी हुई है और वो इंसुलेटर है ना, है ना, है ना। दिमागदार बात है ना। मैंने भी बिल्कुल दिमाग से सोचा, लेकिन बुक में लिखा हुआ था, बुक में लिखा था कि जो इंसुलेटर होते हैं उनको बिल्कुल घिस घिस के फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर किए जा सकते हैं बड़े आसानी से। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकते उनके अंदर, तो वो कोने में लोकलाइज्ड होकर पड़े रहते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से चार्ज हो जाता है। अरे यार, ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कंडक्ट करता, लेकिन फ्रिक्शन से चार्ज जरूर हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, प्यारा प्यारा दोनों साथ में बैठे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, बट मैंने भी गड्ढा खोदा और पता लगाया कि कितनी जोर से रिपेल करते हैं। हाँ, और 9th में था ना, वो कौन सा चैप्टर था जिसमें वो सेब गिरा था किसी के सर पे? हाँ, ग्रेविटेशन। वहां पे हमने पढ़ा था ना कि वो फोर्स इज इक्वल टू G(m1m2/r²), है ना। दो मास के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ये होता है उनका प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। हाँ, वैसा ही यहां पे है
कि फोर्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट तो होता ही है ना बीच में, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, मतलब दो चार्जेस का चार्ज इन टर्म्स ऑफ वही कूलम में अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। अरे वाह, बिल्कुल मिलता जुलता था, मुझे लगता है कूलम ने यहीं से चोरी कर लिया था लेकिन जो भी है, लेकिन ये कूलम्स लॉ आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि भाई ये जो दो रुके हुए इलेक्ट्रॉन हैं और उनके बीच की फोर्स है, ये सब हम पढ़ेंगे 12th में अंडर द टॉपिक क्या था वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्ज। अभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चलते हुए चार्ज। चलो भाई चलो, आगे चलो, चलते हुए चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चलते हुए चार्ज से मुझे याद आया कि पानी भी चलता है, हाँ हाँ बहता है ना, और तो और मेरी चाय ठंडी हो जाती है और शरबत गर्म हो जाता है। हाँ, ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रही और फिर मैंने बोला कि भाई करंट या फ्लो तो वाटर का भी होता है, लेकिन वाटर का फ्लो होने का एक ही कारण है कि नदी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और आखिरी में समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। आई वॉन्ट टू से कि ऊपर से चलती है और नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी के कारण। और तो और मेरे जो चाय ठंडी हो गई थी ना, वो इसलिए हो जाती है कि चाय थी गर्म और बाहर का टेम्परेचर था कम गर्म, और फिर वो चाय की हीट बाहर निकल के चली गई। और शरबत गर्म इसलिए हो गया था कि शरबत ठंडा ठंडा था और बाहर से हीट अंदर आ गई थी। इसका मतलब हीट एक तरीके से हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रैवल करती है, और वैसे ही वाटर भी एक हायर ऑल्टीट्यूड से एक लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ ट्रैवल करता है। तो उसी तरीके से चार्ज भी कहीं से कहीं ट्रैवल करता है। बस सोचने वाली बात यह है कि वह कैसे ट्रैवल करता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जैसे पानी का फ्लो होता है ना, वैसे ही चार्ज का फ्लो भी होता है। तो हम बोलेंगे करंट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट के लिए फिर एक देनी पड़ेगी मुझे यूनिट। करंट के लिए मैं बोलूंगा सिंबल आई, इंक वाला आई, और उसकी यूनिट होगा एम्पियर। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। इमेजिन करो, Q इज द चार्ज बाय T, मतलब पर यूनिट टाइम होता है करंट एम्पियर में। हाँ, तो एक एम्पियर का मतलब क्या हुआ, एक कूलम हर सेकंड निकल रहा है। एक कूलम हर सेकंड निकल रहा है। कहां निकल रहा है, एक वायर में बह रहा है। सोचो कि एक पाइप हो, उसके अंदर से पानी बह रहा हो, और मैं बोलूं कि हर सेकंड यहां से 1 लीटर पानी गिरता है। वैसा ही कुछ कि हर सेकंड उसके क्रॉस सेक्शन से, तार के क्रॉस सेक्शन से एक कूलम चार्ज निकल जाता है ना। सपोज करो तार के बीच में तुम सामने एक कागज लगा दो और वो कागज बोले कि मेरे अंदर से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद है ना वो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं मेरे अंदर से। तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर का चार्ज, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, याद रखना। हाँ, उसके बाद बुक में दिया था डायरेक्शन ऑफ करंट, कि भाई करंट कहां से कहां फ्लो होता है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। लेकिन वहां तो उल्टा दिया हुआ था, पॉजिटिव से नेगेटिव, और कहा कि एक कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है। अरे यार, जब मुझे समझ में आने लग जाता तो मुझे ऐसा क्यों हो जाता है कि मुझे समझ में आना बंद हो जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है, पहले जमाने में जब उन्हें नहीं पता था भाई कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो बोलते थे हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव। बड़ा ही भेदभाव था, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दो पोलैरिटी हैं। हाँ, कुछ गंदा या अच्छे की बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन पहले वो सोचते थे कि हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, तो सारी की सारी बुक्स में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन मिलेगा। वो है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। और वैसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो ठीक है, हम तो कन्वेंशनल के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन एक बात अभी भी मेरे सर के अंदर घुसी हुई थी कि ये फ्लो करता क्यों है। भाई पानी तो करता है फ्लो ऑल्टीट्यूड की वजह से, हीट करता है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये क्यों करता है। तब मुझे पता चला कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब मैंने बिल्कुल बायनोकुलर लगा के देखा तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी रिएक्शन से, जैसे होता है ना वो बैटरी,
बैटरी के अंदर रिएक्शन कर करके किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, और उसके बाद जब उसे रास्ता मिलता है जाने के लिए, तो जहां पे वो ज्यादा था वहां से उठ के वो जहां पे उसकी डेफिशिएंसी थी उसकी तरफ भागने लग जाता है। तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन से या किसी भी तरीके से इस फ्लो को बना लिया जाता है, लेकिन इस फ्लो को बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, अपने आप तो वो जाने से रहा। तो इसका मतलब कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ए से बी पे ले जाने के लिए, ताकि वो बी से वापस ए पे आ जाए। समझे ना? कुछ फिर से बताओ। एक मेटल कंडक्टर में अगर ए और बी 2 पॉइंट हैं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को सिंपली ए से बी में ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे पानी को फ्लो करवाना है, तो भाई बाल्टी को लेके ऊपर वाली टंकी तक तो जाके डालना ही पड़ेगा ना। समझे कि नहीं? जब मैं पानी को लेके ऑल्टीट्यूड पे जाऊंगा तभी तो वो बहता हुआ नीचे आएगा ना। तो जो मैं वर्क डन करूंगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। हाँ, वैसे ही चार्ज को जब मैं उसके एक जगह पे एक्यूमुलेट करता हूं, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और अगर 2 पॉइंट ए और बी कंडक्टर में है, तो फिर ए से बी की तरफ जाते वक्त जो मैंने वर्क डन किया था वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो वो जब बी से वापस ए आएगा तो कुछ कुछ काम मुझे भी करके दे देगा। समझे? समझे? तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हाँ, ताकि वो जब बी टू ए जाए तो मेरे लिए भी काम कर जाए। और इसको नापने के लिए एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अरे यार, इससे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जितना काम किया था उस चार्ज को वहां से वहां लाने के लिए। तो है कुछ नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। क्या बोला मैंने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब तुम बोलोगे देखो, मैंने इसको रबर बैंड को इतनी जोर से खींचा, ये टाइट वाला रबर बैंड था, मैंने इसको बहुत जोर से खींचा। तो जितना ज्यादा काम करोगे, जब उस रबर बैंड को छोड़ोगे तो हाथ पे भी तो उतनी जोर से लगेगी ना। अब समझे तुम? जब तक तुम्हें चोट नहीं लगती तो मैं समझ में नहीं आता। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वर्क डन, ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हुआ V = W/Q। देखो, सब कुछ पता है तुम्हें। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W तो तुम्हें पता ही वर्क होता है, और Q तुमने अभी अभी सीखा, Q बोले तो चार्ज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया था I = Q/T, दैट इज करंट = चार्ज पर यूनिट टाइम। और ये हो गया V, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आगे चलें। अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ए टू बी मूव करते हैं, और मूव करते करते हम बीच में अपना सारा काम करा सकते हैं। और जिस तरीके से वो मूव करते हैं, जितना चार्ज निकलता है क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम, उसको हम करंट बोलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। तो मैंने देखा अगले पेज पे लिखा था, हाँ, V is directly proportion to I। अरे वाह, पहली बार मैं सही हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। V is directly proportional to I मतलब हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हायर द करंट। बट बीच में लगा था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ऊपर लिखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हाँ, वो वाला ओम नहीं है ये, बट ये डिफरेंट वाला है, लेकिन साउंड वैसे करता है। ओम्स लॉ, V is directly proportional to I। वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओ करंट घट जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जरा हटा के देखें, क्या ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ये क्या दोनों इक्वल भी होते हैं? तो पता चला इक्वल नहीं होते। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है R। हाँ, V = IR होता है। R बोले तो रेजिस्टेंस। अरे यार, हम तो भूल ही गए ना कि जिस पाइप में से वो पानी फ्लो होता है या जिस कंडक्टर में वो करंट फ्लो होता है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी तो आ सकता है ना। मतलब कचरा, फ्रिक्शन, रोक टोक, ये क्यों आता है? ये क्यों नहीं सीधा सीधा फ्लो होने देता? लेकिन जब वो बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, वो रोकता है करंट को। तो V = IR होता है, या मैं बोलूं R = V/I होता है। इसका मतलब V/I का जो रेशियो है फॉर अ गिवन कंडक्टर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ना, इसके लिए मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है, ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि एक तार का रेजिस्टेंस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो तार कौन सी है, वो कितनी लंबी है।
वो कितनी मोटी है और टेम्परेचर क्या है, इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। चलो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके समझाता हूं। देखो, अगर तुम एक तार को एक रोड की तरह सोचो, अब जब रोड पे ट्रैफिक है तो रोड जितनी लंबी होगी तो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, तो वैसे ही तार जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। बचपन में मैं सोचता था कि दिल्ली में से लेके मैं बल्ब को जलाऊं और मुंबई में बल्ब जल जाए एक बार में, क्योंकि मेरे घर में बटन दबाते ही जल जाता था ना, तो मुझे लगता था कि वो भी जल जाएगा। लेकिन नहीं, इतनी लंबी तार अगर लगाओगे तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। फिर मैंने देखा कि अगर लेंथ के बराबर है तो भाई 1-1 मीटर की 2 तारें ले ली जाए, एक जैसी बिल्कुल, एक मोटी और एक पतली, तो क्या होगा? तो पता चला कि जो मोटी तार थी ना, जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, मतलब थोड़ी थिक सी थी, उसका रेजिस्टेंस कम था। हाँ, तो इसका मतलब रोड जितनी चौड़ी होती जाएगी ट्रैफिक आराम से निकलता रहेगा। अरे वाह! तो फिर यहां से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बस रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते ही एक कांस्टेंट आ गया, और उसका नाम था रेजिस्टिविटी। उसको इन्होंने बोला रो। मैं तो रोने ही लग गया था कि ये क्या है, लेकिन उसका नाम था रो। हाँ, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A हो गया। L मतलब लेंथ और A मतलब क्रॉस सेक्शन। तो अब मैंने पढ़ना शुरू किया ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है। तो भाई पता चला कि अब आप सिल्वर की वायर ले रहे हो या कॉपर की या एल्यूमिनियम की, वो तीनों तो अलग अलग बिहेव करेंगी ना। हाँ भाई, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी भी तो है। ये जो तुमने लेंथ ली है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, ये तो तुमने उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स देखे, लेकिन जो वो मटेरियल है उसकी भी तो कुछ अपना वजूद है कि नहीं? तो रेजिस्टिविटी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि सारे मेटल्स में सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो जो बेहतर रेजिस्टिविटी, मतलब कम रेजिस्टिविटी वाले जो मटेरियल है, वो बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, और रेजिस्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये नाप के लिखा कैसे है, कैसे इनको पता चला कि रेजिस्टिविटी ये लिखनी है? भाई बात भी सही है। अब मैं कैसे बता दूं कि सिल्वर की इतनी होती है और गोल्ड की इतनी होती है? तो मेरे दिमाग ने बोला कि अरे यार मूर्ख, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पाया कि तेरे को एक जैसी तार लेनी पड़ेगी, सिल्वर की, कॉपर की, एल्युमिनियम की, सब की, और फिर उस पर नापना पड़ेगा रेजिस्टेंस। हाँ, तो फिर वो जो एक जैसी तार है ना, वो बहुत अजीब सी शेप की थी, मुझे तो बात ही समझ में नहीं आई। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब। हाँ, कितना होता है? 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इतना बड़ा डब्बा सामने रख दो सिल्वर का, और फिर उसका रेजिस्टेंस नापो। और या फिर 1 मीटर स्क्वायर का एक गोला बनाओ और सिलेंडर की हाइट रखो 1 मीटर, और ऐसे सिलेंडर सा रख दो, लेकिन ये भी बहुत बड़ा हो गया। तो भाई अगर रेजिस्टेंस नापना हो किसी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1 मीटर क्यूब के क्यूब में, तब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो भाई सारे मटेरियल के एक जैसे डिब्बे बना के या एक जैसे क्यूब बना के और उनके रेजिस्टेंस इन्होंने नाप के बुक में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, और आई थिंक किसी इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है। ऑब्वियसली इंसुलेटर होगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भूलना नहीं, लेंथ हमेशा मीटर में होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में होता है। तो रेजिस्टिविटी हुई क्या? रेजिस्टिविटी हुई रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, है ना? 1/1 हट गया तो बस R इक्वल टू रो आ गया। चलो कोई बात नहीं। ये वाली बात समझने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा पाला पड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। सुना था ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की सबसे भयानक चीज है, तो मैंने इसको बिल्कुल लेंस लगा के ध्यान से देखा। तुम भी बड़े ध्यान से सुनना। अब तुम्हें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। लेकिन वो जब फ्लो करते हैं ना, तो बीच में आता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है
वो है ओम्स। ओम्स लॉ से बनी है ना, तो ओम है रेजिस्टेंस की यूनिट। अब एक बात सोचो कि तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, कोई भी 3 ले लो, जैसे कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के। अब अगर तुम इन्हें कंबाइन कर दो, हाँ जोड़ दो, तो देखो रेजिस्टेंस को ऐसे सोचो कि जैसे कि एक पुल है और पुल की एक एंट्री है और एग्जिट है। अब अगर एंट्री पे तुम चढ़े और एग्जिट से उतरे और फिर सामने दूसरा पुल आ गया, उसकी एंट्री पे चढ़े और फिर एग्जिट पे उतरे, और फिर तीसरा पुल आ गया जिसकी एंट्री से चढ़े और एग्जिट से उतरे, तो फिर हम इसे बोलेंगे ये सीरीज में लगे हुए पुल हैं। हाँ, एक का एंड दूसरे की स्टार्टिंग, तीसरे का एंड दूसरे का एंड तीसरे की स्टार्टिंग, मतलब एंड टू एंड जुड़े हुए हैं एक ही रोड पे, कहीं और जाने की जगह नहीं है। अब जरा दिमाग लगाओ कि एक तो मैंने कनेक्ट किया बैटरी जिसने दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉजिटिव साइड से करंट निकला, अरे याद है ना वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ पॉजिटिव साइड से करंट निकला, पहले रेजिस्टेंस के ऊपर से निकला, बड़ा दुख हुआ उसे कि रेजिस्टेंस है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस से निकला, फिर तीसरे रेजिस्टेंस से निकला और फिर घूम के बैटरी में वापस घुस गया। ये तो हो गया पूरा फ्लो। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि करंट को कहीं भी जाने की जगह नहीं मिली, वो तीनों रेजिस्टेंस से बराबर होके निकला। समझ रहे हो ना? तो तीनों में करंट बराबर था। अब अगर तीनों में करंट बराबर था तो फिर वोल्टेज का क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का? तो बात पता चली कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता है। हाँ, जो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पहले वाले में V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3। वैसे एक बात बताऊं, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस उतना ज्यादा होगा। हाँ, तो क्योंकि सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी है और उसमें से 1 2 3 बोले तो कितना हुआ, 3 4 5 6, हाँ 6 का रेजिस्टेंस टोटल लगा हुआ है और करंट कितना आएगा, 2 एम्पेयर का, है ना, 12 डिवाइड बाय 6, 2 एम्पेयर का करंट। तो जो करंट है वो तो पूरे तीनों रेजिस्टेंस में से 2 एम्पेयर होके गुजर जाएगा। लेकिन पहले वाले में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 1 वाले में और 2 वाले में और 3 वाले में वो इसी रेशियो में होगा। मतलब 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट मिल जाएगा 1 ओम वाले को, 4 ओम मिल जाएगा 2 ओम वाले को और 6 वोल्ट मिल जाएगा 3 ओम वाले को। मैंने बीच में 1 वोल्ट की जगह ओम बोल दिया, कोई बात नहीं। तो द थिंग इज कि तीनों रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो फिर बस यहां से कहानी शुरू हो गई कि टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V तो हमें पता ही है क्या होता है, IR, है ना, ओम्स लॉ ने बताया था ना V इज इक्वल टू IR। तो बस टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 हुआ करंट जो कि कॉमन है इंटू R1 पहला रेजिस्टेंस, V2 हुआ करंट इंटू R2 दूसरा रेजिस्टेंस और V3 हुआ करंट इंटू R3 तीसरा रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो I कॉमन आ जाएगा और R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बस V टोटल जो कि होता है I टोटल इंटू R टोटल में से I कट जाएगा, R टोटल आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई अगर बैक टू बैक लगाओगे रेजिस्टेंस को तो मान लो कि तीनों को जोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 को सीधा बोल सकते हैं कि 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। तो जहां पे भी रे डायग्राम बोलने वाला था मैं, जहां पे भी ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिखेगा, वहां पे जो भी रेजिस्टेंस एक के पीछे एक लगे होंगे, उन सबको जोड़ के तो सीधा वहां पे एक ही वैल्यू लिख देना, ठीक है? अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका क्या था जोड़ने का। अब देखो, ये तार, ये बैटरी से निकला करंट और आगे जाके ये बट गया 3 रास्तों में। हाँ, ये तीनों रेजिस्टेंस 1 2 3 वाले अलग अलग चले गए और 3 तारों में लगे हुए थे अलग अलग। अब सोचो यार, मैंने भी बहुत दिमाग लगाया कि कभी अगर ट्रैफिक कंडीशन में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑप्शन है अपनी बाइक को ले जाने के लिए, तो मैं किस वाले रूट को चुनूंगा? हाँ, तुम तो वैसे ही समझदार हो, तुम उसको चुनोगे जिसमें सबसे कम ट्रैफिक जाम होगा, राइट? या बोलो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से ये बात पता चली कि अगर करंट आ ही रहा है तो वो तीनों रूट में बराबर तो नहीं जाएगा। हाँ, इस बार बराबर नहीं जाएगा। पिछली बार तो उसकी मजबूरी थी, इस बार वो उस रूट को चुनेगा जिस रूट में सबसे कम रेजिस्टेंस है। 1 2 3 वाले में 1 वाले को चुनेगा, है मतलब ये नहीं कि 2 और 3 में नहीं जाएगा, बट 1 वाले में सबसे ज्यादा जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे पता चल गया कि तीनों में करंट अलग अलग होने वाला है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल तीनों में सेम रहेगा।
तो पहले वाले का करंट कितना हुआ, I1, हाँ, V अपॉन R1 होता है ना, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू, हाँ, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, यस। तो पहले में करंट होगा V अपॉन R1 और दूसरे में करंट होगा V अपॉन R2 और तीसरे में होगा V अपॉन R3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और उधर था अपना टोटल करंट जो कि होता है V टोटल अपॉन R टोटल, V से V कट जाएगा और 1 अपॉन R टोटल आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। थोड़े कंफ्यूज हो गए, अरे यार अभी समझ में आ जाएगी बात, और अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आसाविद अभी तो है ही, हाँ, लाइव क्लास में तुम फटाफट समझ लेना मेरे से। लेकिन अभी ये बात सुनो कि जो पैरेलल कनेक्शन है ना, इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और इसमें मजेदार बात यह है कि भाई करंट जो है वो अपने आप रास्ता चूज करता है, और क्योंकि तीनों में करंट अलग अलग होता है तो इसकी वजह से हम तीनों रेजिस्टेंस के सम को निकाल सकते हैं। और इसमें तीनों का जो सम आता है ना, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो करके देख लो, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, इसका एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 6 for 3 9 और 2 11 अपॉन 6। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको जब रेसिप्रोकल से उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 11। हाँ, हो गया ना ये 1 से छोटा। तो यहां से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। अरे बड़े आराम से हो जाते हैं यार, बहुत सिंपल सा रूल है। पहले तुम सीरीज वाले को जोड़ लो, हाँ, जो एक के बाद एक लगे उनको तो तुम एक ही मानो, हाँ। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब सिर्फ पैरेलल ही बाकी रह गया है तो पैरेलल वाले जोड़ लो, और अगर उसके बाद फिर से सीरीज की सिचुएशन बन जाए तो सीरीज वाले जोड़ लो। तो सिंपल है भाई, जोड़ते जाओ और बनाते जाओ छोटा डायग्राम, और जब डायग्राम बिल्कुल छोटा हो जाए आखिरी में एक रेजिस्टेंस बचेगा तो वहां उसको बोलेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ था वहां पे हीटिंग इफेक्ट। अरे मैंने बोला ये हीट कहां से आए भाई, लेकिन बात तो सही थी, पंखा भी चलते चलते गर्म हो जाता है, लाइट भी गर्मी देती है, तो ये हीट तो आ रही है। लेकिन मैंने भी बोला कि भाई मुझे बताओ ये हीट कहां से आई, नहीं तो मैं अपने दोस्त को क्या बताऊंगा, सीधा फॉर्मूला बताते बताते तो मैं बोर हो जाऊंगा ना। तो पता चला कि जो पहला फॉर्मूला पड़ा था वो वोल्टेज डिफरेंस वाला। क्या भूल गए क्या? अरे नहीं यार, कुछ भूलो मत। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q बाय T, और मैंने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वो काम किया था ना उस पे, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। अब यहां पे मुझे पता चला कि जो ये W है वो तो VQ हो गया, ये वर्क डन निकाल दिया मैंने। जब V इज इक्वल टू W बाय Q है तो W इज इक्वल टू VQ तो होना ही था। अब W इज इक्वल टू अगर VQ हो गया तो यही काम जो है जो हमने किया था वही तो हमें वापस मिलेगा ना। जैसा कर्म करोगे बेटा वही वापस आएगा। तो जो वर्क डन किया था हमने W जो कि है VQ, यही बनेगी हमारी हीट। लेकिन V तो ठीक है, Q थोड़ा अटपटा लग रहा है यार। Q कैसे हो सकता है यहाँ पे? Q तो होता है वो कूलम में, फिर मेरे को इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पता चलेंगे कितने सारे हैं अंदर। तो फिर मैंने इस Q के लिए फिर से वही फॉर्मूला देखा जो करंट का मैंने आपको बताया था, I इज इक्वल टू Q बाय T, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू IT। तो मैंने फटाफट पहले ही सूरत में बदल दिया, VQ को लिख दिया VIT, और वहां लिखा हुआ था, अरे वाह, VIT होता है हीट प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो जो हीट एनर्जी है वो है, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो है VIT। कितना प्राउड फील हो रहा है मुझे, मैंने तुम्हें बोल बोल के बता दिया। तो फिर तुम्हें एक बार और बताता हूं पूरा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस था W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, दैट इज VQ। अब VQ में V तो हमें पता है, जो Q है ये है चार्ज, तो इसको बदल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था जिसमें Q यूज हुआ था? हाँ, अरे करंट था चार्ज पर यूनिट टाइम, वो बह रहा था ना वायर के अंदर से, तो I इज इक्वल टू Q बाय T था, तो Q था IT। अब इस VQ में अगर मैं Q को हटा दूं और IT लिख दूं तो VIT बन गया, और फिर V को हटा दूं I स्क्वायर R लिख दूं तो ये I स्क्वायर RT बन गया, और अगर I को हटा के मैं V बाय R लिख दूं तो V स्क्वायर R बाय T बन गया। अरे वाह, सारे फॉर्मूले मुझे एकदम समझ में आ गए कि कैसे बने हैं।
आगे बढ़ा तो मैंने ये सोचा कि भाई एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब ये हीट मुझे चाहिए ही नहीं, अरे भाई पंखा मैंने ठंडी हवा फेंकने के लिए रखा है, ना कि पंखा खुद गर्म हो जाए। तो पता चला कि भाई अप्लायंस तो हीट करेगा, और जो वो हीट करेगा उसमें से कभी कभी डिजायरेबल होगा, कभी कभी अनडिजायरेबल होगा। तो मैंने कहा डिजायरेबल मतलब? तो बोला भाई जब ठंड पड़ती है और कुड़कुड़ाती हुई ठंड के बीच में नहाने जाते हो तो गीजर तुम्हारा पानी गर्म करता है ना। मैंने कहा हाँ ये तो है, उसके बिना तो मैं नहाऊंगा ही नहीं 2-2 दिन तक। और फिर मैंने देखा कि वो जो आयरन होता है, प्रेस, हाँ जिससे मैं अपनी शर्ट प्रेस करके कड़क कड़क बन के जाता हूँ स्कूल, वो मैं कैसे करूंगा? हाँ वो भी ठीक है। और फिर हीटर, और फिर गीजर, और फिर न जाने क्या क्या, कॉफी मेकर, हर जगह पे वो घुस गया। तब मैंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताओ तुम। तो उन्होंने बोला वत्स सबसे पहले रोशनी लाओ अपने दिमाग में। मैंने कहा व्हाट? कहते हाँ ये जो बल्ब जल रहा है ना, इनकैंडेसेंट बल्ब, हाँ आजकल वाला नहीं, वो जो एलईडी वाले, वो नहीं कह रहा मैं, वो जो दूसरे वाले बल्ब जो पहले वाले होते थे ना, फिलामेंट वाले, उसमें लगती है हीटिंग इफेक्ट। मैंने बोला बताओ बताओ कैसे लगती है? तो भाई बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि फिलामेंट है क्या? फिलामेंट एक तार है, वो भी बहुत पतली सी। अब उसको इतनी गर्म हो जाना चाहिए, इतना गर्म हो जाना चाहिए कि वो लाइट देने लग जाए। एडिसन ने बहुत सारे मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके उसे मिला टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मेल्ट नहीं होता। अब इतना गर्म हो जाएगा कि लाइट निकलने लग जाए उसके अंदर से। तो पता है कितना मेल्टिंग पॉइंट है उसका? 3380, करीबन करीबन 3400 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, इतना गर्म होने के बाद भी वो पिघलता नहीं है। तो टंगस्टन एक आइडियल मटेरियल था बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। लेकिन इतनी गर्म चीज को होल्ड कैसे करेंगे? हाँ, तो साइड में इंसुलेटर लगाने पड़े ताकि फिलामेंट को बिल्कुल तरीके से बीच में रख सके, हाँ, और वो टच ना हो किसी से। प्लस बल्ब के अंदर गैस भरनी पड़ी, आर्गन और नाइट्रोजन, अरे वही इनर्ट गैस ना, ताकि वो जल भुन के बिल्कुल ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो जाए। तो बल्ब बनाने की जो ये प्रोसेस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसकी फिलामेंट, और फिलामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी टंगस्टन। और टंगस्टन के बाद हमें पता चला कि वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, बल्कि टोटल जो उसमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है उसमें हीट का पोर्शन ज्यादा है। हाँ, तो ये फिलामेंट के बारे में मैंने पढ़ा और दोबारा देखा कि भाई और बताओ हीटिंग इफेक्ट में और क्या क्या काम है। तो पता चला एक चीज होती है फ्यूज। मेरा फ्यूज तकरीबन उड़ चुका था, लेकिन फ्यूज को समझने के बाद मुझे वो शोले पिक्चर याद आ गई। शोले पिक्चर में एक ब्रिज था, याद है तुम्हें? अरे तुम बहुत छोटे रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम एक गांव में रहते हो और एक ब्रिज है लकड़ी का, मतलब एक नदी के ऊपर ब्रिज बना है। अब अगर तुम्हारे 2 घोड़े रोज उसमें से आते हैं और 2 जाते हैं, ब्रिज को कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन डाकू आएंगे तुड़ 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 वाले और 500 घोड़े लेके आएंगे, तो उस ब्रिज को वहीं टूट जाना चाहिए। भाई इस साइड आगे तो यार हमें नुकसान पहुंचाएंगे, है कि नहीं? तो वैसा ही होता है फ्यूज। अगर फ्यूज मान लो कि 1 kV का, 1 किलोवाट का कोई तुम्हारे घर में अप्लायंस है और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो फिर उसमें करंट फ्लो हो गया 4.54 एम्पियर का। अब अगर 4.54 एम्पियर का करंट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं गलती से कहीं पीछे से 5-10 एम्पियर का करंट आ जाए तो पूरा की पूरा अप्लायंस फूक जाएगा ना। तो फ्यूज का यही काम है कि अगर करंट ज्यादा आ जाए तो वो खुद टूट जाए पुल की तरह, ताकि डाकुओं के घोड़े नदी में गिर जाए। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ज्यादा ही कुछ ड्रामेटिक हो गया हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा करंट आए तो सर्किट टूट जाना चाहिए। टूटेगा तभी ना जब एक ही रास्ता होगा उस गांव में जाने का। तो जो फ्यूज होता है वो सीरीज में लगाया जाता है, हाँ, ताकि करंट को वहीं से अंदर आना पड़े, और अगर ज्यादा आए तो फ्यूज मेल्ट हो जाए। तो फ्यूज ऐसे मटेरियल या मेटल या अलॉय से बनाया जाता है जो कि मेल्ट हो जाए, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, या मैं बोलूं कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं कि अगर इतना करंट निकले तो ना मेल्ट हो, और इससे ज्यादा निकले तो मेल्ट हो जाए। समझे? तो अगर मैं चाहता हूं कि किसी अप्लायंस में 5 एम्पियर तक का करंट जाए, तो बस मैं 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दूंगा कि 5 के ऊपर अगर जाए तो वो मेल्ट हो जाए, और फिर वो फ्यूज तो खैर बदल दूंगा मैं। फ्यूज पता है कैसे दिखता है? वो पोर्सलिन का होता है, वो जो पिक्चरों में देखा होगा तुमने, फ्यूज उड़ जाता है, फिर वहां पे जाके हीरो लगा के एकदम लाइट ले आता है ना? मैंने कई मूवी देखा है। और जो अप्लायंस होता है टीवी वगैरह, इसमें कांच की ऐसे बॉटल जैसी होती है, छोटी सी सिलेंडर जैसा, उसके बीच में एक तार होता है, वो भी फ्यूज होता है। तो फ्यूज का मतलब हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ा तो लास्ट टॉपिक था भाई, लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने बोला पावर तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है,
तो बोले हाँ बिल्कुल होता है। और हमने समझ लिया है कि वर्क मतलब एनर्जी, तो ये एनर्जी ले रहा है कि दे रहा है? तो वहां लिखा था कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो किस रेट से वो खाएगा या निकालेगा वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने बोला बात एनर्जी की हो रही है, और अभी अभी मैंने एनर्जी के फॉर्मूला सीखा है, हीट इज इक्वल टू VIT, और रेट निकालना है मतलब पर यूनिट टाइम। ओ, तो मेरे भी दिमाग के घोड़े दौड़े और मुझे ये बात इतनी आराम से समझ में आ गई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं दोस्त, मैं कोई भी बात को अपने आप करने की कोशिश करता हूं। लिखी हुई बात को पढ़ के तो यार कोई भी समझ लेगा, रटना नहीं है लाइफ में, ठीक है? तो यहां हमने देखा कि रेट ऑफ कंजम्पशन या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता था VIT, तो मैंने उसको T से डिवाइड कर दिया। हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम करने के लिए T से T कटते ही VI आ गया। जब मैंने किताब में देखा तो वहां लिखा था पावर इज इक्वल टू VI। मैं पहले ही निकाल चुका था पावर इज इक्वल टू VI। तो मैंने बोला ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या है? तो वहां लिखा था वॉट, WATT। हाँ वॉट। तो मुझे समझ में आया कि घर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं भाई, वो बल्ब 100 वाट का है, 9 वाट का है, और वो फ्रिज पता नहीं क्या 400 वाट का है, पंखा 60 वाट का है, और वो मिक्सी 350 वाट की है। ये सारी की सारी चीजें, ये वॉट, ये पावर है। मतलब ये कितना कंज्यूम करती है एनर्जी। हाँ, तो जैसे 100 वाट का बल्ब कितना कंज्यूम करेगा एक सेकंड में? 100 जूल एनर्जी। तो मैंने बोला कि भाई 100 वाट का बल्ब, ओहो, अब समझ में आया मुझे कि P इज इक्वल टू VI है। तो जो भी आंसर आएगा V इंटू I, उसको हम बोल देंगे इतने वॉट का अप्लायंसेस है। लेकिन VI में अगर मैं V को चेंज कर दूं IR, तो कर सकता हूं बिल्कुल, तो ये I स्क्वायर R बन जाएगा। ये भी है पावर का फॉर्मूला। और अगर I को चेंज कर दूं V बाय R से, वही ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल टू IR से, हाँ, तो फिर ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो ये तीनों फॉर्मूले दिए हुए थे पावर के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पावर का मतलब है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और हम जो बिजली का बिल देते हैं वो तो हम एनर्जी के बेसिस पे ही देते हैं। तो कैसे निकालूंगा मैं बिजली का बिल? अब मैं एक बल्ब के सामने 1 सेकंड का तो नहीं करूंगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार कि इतने सारे अप्लायंसेस का मैं निकालता रहूं 1-1 सेकंड का। तो उन्होंने बोला भाई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखिए। कमर्शियल मतलब जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 100 वाट का अप्लायंसेस है ना, 100 वाट का एक बल्ब है, वो 1 घंटे चलेगा, तो हम बोलेंगे वॉट आवर, है ना। भाई 2 घंटे चलेगा तो हम बोलेंगे वॉट इंटू 2 आवर, मतलब 100 वाट वाला 2 घंटे चलेगा तो 100 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि कमर्शियली ये वॉट भी बहुत छोटा यूनिट है और ये सेकंड भी छोटा यूनिट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वॉट की जगह बोलेंगे किलोवाट और सेकंड की जगह बोलेंगे आवर। तो अब 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का कोई भी अप्लायंस, लेट्स से एक AC, 1000 वाट का AC अगर 1 घंटा चलेगा तो हम बोलेंगे 1000 वाट, दैट इज 1 किलोवाट 1 आवर। तो किलोवाट आवर इतनी यूनिट खर्च हुई है। 2 घंटा चलेगा तो हम बोलेंगे 2 यूनिट खर्च हुई है। 3 घंटा चलेगा तो 3 यूनिट खर्च हुई है। तो फिर हमें पता चला कि भाई यूनिट तो जितनी मर्जी हम निकाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बताना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी खर्च हुई है। तो 1000 वाट में बनता है 1 किलोवाट, तो 1000, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो हमने वॉट इंटू सेकंड कर दिया, दैट इज 1000 इंटू 3600, और आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो इसका मतलब अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटा चलेगा, वो जो AC चलाते हो ना तुम रात को पूरी रात, हाँ, वो जो 1.5 टन का AC है वो करीबन 1 किलोवाट से ज्यादा है। तो 1 किलोवाट का अप्लायंस जब 1 घंटा चलेगा तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? हाँ, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट और 1 घंटा यानी 3600 सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड करेंगे तो आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इतनी एनर्जी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो बस अब तो इजी हो गया। अगर मेरे को पूरे घर का बिजली का बिल निकालना पड़ जाए तो भी मैं निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा, सारे वॉट वालों को किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा और निकाल लूंगा कितने घंटे चलता है रोज, और फिर इंटू कर लूंगा पूरे महीने से, और मुझे पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट का बिल देना है मुझे। समझ गए ना? ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर की बिजली कट गई है यार। हाँ, लगता है मैंने बिल नहीं भरा, तो मैं जाके बिल भर के आता हूँ और तुम तैयारी करो अगले चैप्टर की, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जल्दी मिलता हूं मैं तुम्हें।
कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और दोस्ती और बढ़ती जाएगी हमारी। नाम भी तो मेरा स्पेशल है ना, स्पीकिंग चॉक्स।